अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इन सर्च ऑफ विजडम और इन सर्च ऑफ विजडम पे हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इस्लाम हो या चाहे कोई भी रिलीजन हो, जब आप उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले उस खित्ते की हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है जिस खित्ते में वो रिलीजन नमूदार हुआ। उस खित्ते की हिस्ट्री और उस टाइम की सोसाइटी के बारे में जान कर ही हम ये जान पाते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी कि वो रिलीजन वहाँ पे इतना फ्लोरिश हुआ और फिर तेज़ी से दुनिया में फैला। इसलिए हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की अपनी इस सीरीज़ में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्री इस्लामिक अरेबिया, जिसको हम उर्दू सोर्सेज में ज़माना जाहिलियत का दौर पढ़ते हैं, उसमें सोसाइटी कैसी थी, रिलीजन कैसा था, लोग क्या करते थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्री इस्लामिक अरेबिया ज़्यादातर नोमैडिक सोसाइटी थी, यानी वो एक खाना बदोश कबीलों पर मुश्तमिल सोसाइटी थी जो यहाँ से वहाँ मूव करते रहते थे। लेकिन ये कोई आम नोमैडिक ट्राइब्स नहीं थे, ना ही ये कोई आम बेदुइन्स थे। ये बद्दू कबाइल बहुत ही पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ करते थे। अरब के सहराओं में ये यहाँ से वहाँ जब शिफ्ट होते थे तो इनके इत्तेहाद भी चेंज हुआ करते थे और कबाइल के एक दूसरे के साथ अलायंसेस चेंज होने की वजह से इनमें जंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और इन्हीं ना ख़त्म होने वाली जंगों की वजह से इनमें कोई ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड स्टेट का वजूद ही नहीं था, और ना ही इनको कोई सेंट्रलाइज्ड स्टेट से मतलब था। इन्हें मतलब था तो बस अपने खून के रिश्ते निभाने में, अपने कबीले को प्रोटेक्ट करने में और अपने माल मवेशियों की देखभाल करने में। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इनके पास कोई कानून नहीं था। जी, इनके पास बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हुआ करते थे, वो भी अनरिटन फॉर्म में। कबीले का सरदार इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता था कि वो उन रूल्स और रेगुलेशंस पे अमल करवाए। कबीले में मौजूद सब मर्द हजरात विरासत के भी हकदार हुआ करते थे। कबीले के सरदार के साथ मिलकर पॉलिटिकल फैसले भी मर्द हजरात ही किया करते थे, और औरतों को इन सब चीज़ों में कोई भी हक हासिल नहीं था। वो इसलिए कि जब जंगें हार जाया करते थे कबाइल, तो वो अपनी औरतें भी हार जाया करते थे जीतने वाले कबाइल के हाथों। इसलिए वो ना ही प्रॉपर्टी में औरतों को कोई हिस्सा देते थे, ना ही पॉलिटिकल मामलात में औरतों की कोई से थी। और एक आदमी के लिए कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी कि वो कितनी शादियां कर सकता है, और जब वो मर जाता था तो उसकी सारी बीवियां उसके बेटे के पास चली जाया करती थी। मीन्स उन सारी बीवियों को सिवाय अपनी माँ के बेटा विरासत में इनहेरिट करता था। इसके अलावा औरतों को कोई हक नहीं था कि वो अपनी शादी के मामलात में बोल सकें। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे कि कुरान पाक में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि अरब अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। इसीलिए इस दौर को ज़माना जाहिलियत कहा गया है, द एज ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि बेदुइन्स जो थे वो औरतों को एक इकोनॉमिक बर्डन समझते थे और अपने लिए इस चीज़ को बहुत ही एम्बैरेसिंग समझते थे कि जंग के दौरान उनकी औरतों को पकड़ लिया जाए। इसीलिए उनको ये बेहतर लगता था कि वो अपनी बच्चियों को पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दें। एक कबीले के मेंबर के लिए सबसे जो ऑनर वाली बात होती थी, जब सबसे जो इज़्ज़त वाली बात होती थी, वो ये था कि वो अपने कबीले को प्रोटेक्ट करता था और अपने कबीले का इंतकाम लेता था। ये उसके लिए बहुत ही ऑनर वाली बात हुआ करती थी। और इन इंतकाम के मसाइल में बहुत लंबी लंबी जंगें हुआ करती थी जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और इन ट्राइब्स में कोई रिटर्न लॉज थे ही नहीं, क्योंकि इनके पास कोई सेंट्रलाइज्ड स्टेट नहीं थी। इस वजह से इन जंगों में कोई कवानीन और ज़वाबित भी नहीं हुआ करते थे। इसलिए इन कबाइल के दरमियान गुरिल्ला वॉर हमेशा ही चलती रहती थी। इस तरह के हालात से तंग आकर कुछ कबाइल ने छोटी छोटी स्टेट्स भी बनाई हुई थी, जिनमें हम मक्का को बहुत प्रोमिनेंट देखते हैं। मक्का को कंट्रोल करता था कुरैश का ट्राइब, जो कि एक ताजिर कबीला था, जबकि यसरिब, जिसको बाद में मदीना का नाम दिया गया, वो औस और खजरज नामी ट्राइब्स के अंडर था। इसके अलावा मदीना में 3 प्रोमिनेंट ट्राइब्स ज्यूज़ के भी थे, जिनमें बनु नदीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा शामिल थे। मक्का और मदीना ये दोनों शहर हिजाज में वाक़या थे। मक्का इस पूरे खित्ते का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर वाक़या था जहाँ पे ट्रेड कारवान्स जो थे, तिजारती काफ़िले, वो आकर रुका करते थे। इसके अलावा मक्का की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर काबा था। काबा जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, मुक़द्दस जगह है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि मक्का में रहने वाले जो पॉलीथीस्टिक ट्राइब्स थे, जो बुत परस्त थे, मुशरिक लोग थे, उनके लिए भी उस टाइम भी ये बहुत ही सेक्रेड जगह थी। अरब के बुत परस्त कबाइल ने खाना काबा को बुतों से भरा हुआ था। यूनान का एक तारीखदान जिसका नाम था डिडोरस सिकुलस 60 से 30 कबल मसीह के दरमियान ये अरब के एक आइसोलेटेड रीजन के बारे में लिखता है
اور کعبہ کا ذکر یہ اپنی کتاب میں کرتا ہے نہایت ہی مقدس ٹیمپل کے طور پر، ایک ایسا ٹیمپل جو صحراؤں میں بسنے والے بیدونز کو متحد کرتا ہے۔ کعبہ میں عرب کے ہر قبیلے کا اپنا بت رکھا ہوا ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل قریش کے بت کا نام تھا ہبل۔ اور اگر ہم مکہ کی ٹریڈ روٹس کے حوالے سے اہمیت کو دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ٹریڈ روٹ ریڈ سی کے تھرو جاتے تھے ان میں سسینین امپائر اور رومن امپائر کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، وہاں پر تقریباً جنگ کا سماں رہتا تھا، اسی لیے ٹریڈرز نے اپنا روٹ سوئچ کر لیا مکہ کی طرف۔ مکہ سے ہوتے ہوئے ٹریڈرز آگے مڈل ایسٹ کی طرف جاتے تھے۔ مکہ کے سرداروں نے بازنٹائن امپائر کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ وہ ایک سیف پیسج فراہم کریں گے ان کے قافلوں کو۔ ایک طرف تو مکہ کی اہمیت تھی ٹریڈ روٹ کی وجہ سے اور دوسری طرف مکہ کی اہمیت تھی کعبہ کی وجہ سے، جہاں پہ ہر سال دور دور سے وزٹرز آتے تھے اور اپنے نذرانے پیش کرتے تھے، اور کعبہ کو وزٹ کرنے والے مہینوں میں تمام طرح کے جھگڑے ختم کر دیے جاتے تھے اور قرضے معاف کر دیے جاتے تھے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پورے عرب سے آنے والے جو قافلے ہوتے تھے ایک طرف تو اپنی سیکرٹ ڈیوٹی ادا کر رہے ہوتے تھے، دوسری طرف وہ لوگ بزنس بھی کر رہے ہوتے تھے۔ جی، ان دنوں میں بہت سارا بزنس اور بہت سارے بزنس کے معاملات بھی طے پاتے تھے، اسی لیے مکہ میں ٹریڈنگ پوٹینشل اور ریلیجیس سگنیفیکینس دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور ان دونوں چیزوں نے ہی قریش مکہ کو کافی زیادہ دولت مند بھی بنا دیا تھا، اس لیے پورے عرب میں ان کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عرب کا دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ سٹی جو تھا وہ تھا یثرب، جس کو بعد میں مدینۃ النبی کہا گیا۔ یہ ایک ایگریکلچرل سینٹر تھا۔ مدینہ کا شہر بھی بہت ہی امپورٹنٹ ٹرانزٹ پوائنٹ تھا ان کاروانز کے لیے جو ریڈ سی سے آیا کرتے تھے۔ شروع میں تو جیوش ٹرائبس جو تھے وہ یثرب پر حکومت کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ دوسرے عرب قبائل بھی یہاں پر ہجرت کر کے آ گئے اور ان عرب قبیلوں نے پولیٹیکلی انفلوئنس حاصل کر لیا، اور ایک طرف عرب جو ایگریکلچر سے وہاں پر منسلک تھے، دوسری طرف جیوز تھے بزنس مین، وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے۔ حجاز کے اس صحرا میں ایک طرف تو سٹیز بن رہے تھے جس کی وجہ سے کامرس اور ٹریڈ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اور کامرس اور ٹریڈ کی وجہ سے یہاں پر سود لینے اور دینے کا بھی بہت رواج عام تھا، جو کہ بعد میں اسلام نے اس پر پابندی لگا دی۔ یہ تو تھی پری اسلامک عربیہ میں سوسائٹی کی صورتحال۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام سے پہلے پری اسلامک عربیہ میں کون سا ریلیجن پریکٹس ہوتا تھا اور اس ریلیجن کا سوسائٹی میں کیا کردار تھا۔ سو اسٹے ٹیونڈ ود می انٹل نیکسٹ ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔